नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते खबरों की। पश्चिम यूपी में बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन के लिए योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आज यूपी में अराजकता नहीं है, डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियां, अन्नदाता और नौजवान सुरक्षित है। तो बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम जिलों में ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं, जिसको लेकर आज वो बुलंदशहर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जमकर सरकार की योजनाओं को गिनाया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं, नौजवान सुरक्षित है। बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तेजी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। हर राज्य में देखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी तेजी से दौरे कर रहे हैं। इसी बीच अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कमान संभाले हुए हैं और सभी जिलों में पहुंचकर लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बुलंदशहर से कहा कि आज राज्य में अराजकता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बेटियां, नौजवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में तमंचे की फैक्ट्रियां चलती थी, लेकिन आज प्रदेश में कोई भी गुंडा अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। पूरे प्रदेश में अराजकता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। गरीबों को सिर ढकने के लिए छत मिल रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना कहां थी? 1947। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा, अरे साहब, यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित, अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं। और जनता जनार्दन, बेटी हो, व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारा ये उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं यूपी का मतलब क्या है, मैं कहता हूं यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, असीमित संभावना, असीम संभावना वाला प्रदेश है ये प्रदेश पहचान के लिए मोहताज हो गया। तो असीमित संभावना इसमें नहीं होती तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, मां गंगा, इन सब का आशीर्वाद हमें मिलता क्या? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास है। सबसे अच्छे हस्तशिल्पी हमारे पास, सबसे अधिक योग्य युवा हमारे पास। तो हम हाथ क्यों फैलाएंगे? हम अपनी ऊर्जा को और अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। आज यही उत्तर प्रदेश कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने बदहाल बना दिया था, वही उत्तर प्रदेश आज मोदी जी के नेतृत्व में देश की अग्रणी। वहीं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। हॉस्टल में एक दलित छात्र के साथ बीएचयू के अन्य छात्रों ने न केवल मारपीट और गाली गलौज किया, बल्कि उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने की कोशिश भी की। पीड़ित छात्र ने घटना की शिकायत बीएचयू के
प्रोक्टोरियल बोर्ड से कर दी है, जिसके बाद मामले की जांच करके पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना बीएचयू के राजाराम हॉस्टल की है। घटना के वक्त यहां बिजली चली गई थी, जिस पर रात में पढ़ाई कर रहा दलित छात्र बिजली गुल होने के बाद अपने कमरे से निकलकर एमपीसीबी चेक करने के लिए आरोप है कि उसी समय बीएचयू के ही एक अन्य छात्र ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। किसी तरह से पीड़ित छात्र ने वहां से भाग निकला, लेकिन रास्ते में उसे फिर से रोक लिया गया। वहां पर फिर से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। पीड़ित के साथ मारपीट के अलावा गाली गलौच भी किया गया। इतना ही नहीं, मुंह खोलने पर धमकी दी गई, मोबाइल भी छीन लिया गया। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच करके आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं यूपी के कानपुर में एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यहां पर गोपनीय तरीके से लगातार लोगों को लालच देकर धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 बसों में कई लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रहे थे, जिसको लेकर कानपुर में भी बड़ी संख्या में होने वाले धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने देर रात पकड़ लिया और धर्मांतरण करने वाले गैंग के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर 2 बसों में लोग जा रहे थे। लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्नाव लेकर जाया जा रहा था, जिसके बाद कानपुर पुलिस और नवाबगंज थाने की फोर्स ने चेकिंग के नाम पर गंगा बैराज पुलिस पर अपनी टीम तैनात कर दी थी और रात करीब 1 बजे बजरंग दल और नवाबगंज पुलिस ने दोनों बसों को पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि बहुत से लोगों को पैसा और सुविधाओं का लालच देकर ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करने की ओर ले जाया जा रहा है। बता दें आपको, कानपुर में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस की सतर्कता भी नजर आई। यहां पर धर्म बदलने के लिए 50,000 रुपये के सौदे की खबर सामने आई। पुलिस ने गंगा बैराज पर पकड़ी लोगों से भरी बसें, जहां पर इस तरह का मामला सामने आया कि ये सभी बसों के जरिए लोगों को उन्नाव लेकर जाने की कोशिश की जा रही थी। सभी लोगों को ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। तमाम तरह की सुविधाओं का और पैसों का लालच देकर लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आती रहती हैं। इसी बीच कानपुर से एक खबर सामने आई, जहां पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बसों में किस तरह से लोग भरे हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी लोगों को, इस तरह की 2 बसें थी जिसको उन्नाव लेकर जाने की कोशिश की गई थी। इन सभी लोगों के धर्मांतरण की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई और चेकिंग में पूरा मामला सामने आया। सभी लोगों को धर्मांतरण के लिए उन्नाव लेकर जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में सतर्कता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है, कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ज्ञानवापी मस्जिद की व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ करने के मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है, जबकि मस्जिद का उत्तर से। दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी अपनी जगहों पर जारी रहे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यह फैसला दिया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। तो बता दें आपको, दक्षिणी तहखाने में हिंदू पूजा जारी रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मस्जिद कमेटी को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। दक्षिण तहखाने में हिंदू पूजा जारी रहेगी। पूरे मामले में हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था, पूजा की इजाजत दी गई थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अब पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि मस्जिद में पूजा
इसी तरह से जारी रहेगी। इसी के साथ ही नमाज भी जारी रहेगी। दक्षिणी तहखाने में हिंदू पूजा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बयान दिया गया है। व्यास जी, तहखाने में पूजा होती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। बता दें आपको कि पूरे मामले में लगातार मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था। हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरे मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है और कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में, व्यास जी तहखाने में पूजा इसी तरह से जारी रहेगी। बदायूं में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ पल्लवी पटेल के जाने और ओवैसी के साथ गठबंधन के मीडिया के सवाल पर कहा है कि ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए और जो स्थिर रहता है वो ऊंचाइयों पर पहुंचता है। उन्होंने कहा कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और हर दिन पार्टी का नेता अपनी पार्टी का प्रचार करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता आएंगे वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे जिससे कि विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके। शिवपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। देखिए, हम ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो ऊंचाइयाँ पहुँचता है। देखिए, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। हर पार्टी का नेता अपना पार्टी का प्रचार करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता आएंगे वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे और विपक्ष के लोगों पर, जैसे कि विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके। इसलिए ये सब लोग इस तरीके के प्रबुद्ध है, कोई कुछ है, कोई कुछ करके हमेशा इनका इतिहास रहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से 2019 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने इंडी गठबंधन से उनको टिकट नहीं दिए जाने से नाराजगी जताई है और अब उन्होंने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। इंडी गठबंधन से प्रत्याशी दानिश अली घोषित होने के बावजूद भी उन्होंने आगामी 3 अप्रैल को प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने का पोस्टर जारी किया। सचिन चौधरी की गुस्ताखी सिर्फ पोस्टर जारी करने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के फोटो भी चस्पा किए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी बगावत साफ दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, सचिन चौधरी लगातार कई दिनों से लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा भी कर रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सचिन चौधरी की इस बगावत का कांग्रेस पार्टी के आला कमान क्या जवाब देते हैं। क्या अनुशासनहीनता और पार्टी के निर्णय के खिलाफ खड़े होकर पार्टी की फजीहत कराने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा सचिन चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं? लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को आज बड़ा झटका लगा। आज पूर्व सांसद और आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिदी सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शाहिद सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने अपना त्याग पत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। मैं जयंत सिंह और आरएलडी में अपने साथियों का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि आज सवाल किसी एक दल का नहीं, भारत के लोकतंत्र और राजधर्म को सुरक्षित करने का है। मैं भाजपा के नेताओं से भी विनती करूंगा कि आप अटल जी के राजधर्म को बचाने के लिए आगे आएं। तो बता दें आपको, शाहिद सिद्दीकी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के नेताओं से विनती की है कि जिस तरह से देश का लोकतंत्र खतरे में है, सभी को आगे आना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों को याद करना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए।
बीजेपी के नेताओं से विनती की गई है, यानी कि आरएलडी से अब अलग हो चुके हैं शाहिद सिद्दीकी, और इसी के साथ ही उन्होंने इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस तरह की तमाम बातें कही। कहा कि बीजेपी के नेताओं को भी साथ आना चाहिए। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति करते थे, उसी राजधर्म को आगे बढ़ाने के लिए तमाम नेताओं को अब आगे आने की जरूरत है, क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में है, राजधर्म खतरे में है। और इस तरह की तमाम बातों को कहते हुए उन्होंने आरएलडी से किनारा कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में स्थिति है, इस तरह की स्थिति को देखते हुए, मैं देश के लोकतंत्र को खतरे में देखते हुए इस दल के साथ आगे नहीं रहना चाहूंगा। और उन्होंने बीजेपी के नेताओं से भी कहा कि सभी नेताओं को आगे आकर जिस तरह की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, उस पर काम करना चाहिए। देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर बाजार में स्थित महंत त्रिवेणी पर्वत इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रबंधन समिति चुनाव आज देवरिया जनपद के महारानी चंडिका छात्रावास में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष राशिद खान, उपाध्यक्ष सिंहासन गिरी व सभी सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। इस अवसर पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक उपस्थित रहे और इन्हीं की देखरेख में चुनाव को संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सभी ने निर्वाचन सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। समिति चुनाव हुआ है, इसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री राशिद खान का एक ही नामांकन प्राप्त हुआ और राशिद खान जी अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद पर सिंहासन गिरी जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ और श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी का मंत्री और प्रबंधक पद के लिए निर्वाचन हुआ। सभी पदों के लिए सिर्फ एक ही निर्वाचन हुआ, एक ही नामांकन प्राप्त हुआ। इसी दशा में सर्वसम्मति से 32 सदस्यों की सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुआ। बड़े शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पर्यवेक्षक के रूप में मैं मीडिया स्थानीय 31/3/2024 को महंत त्रिवेणी पर्वत इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु सभी सदस्यों को पूर्व सूचना के अनुसार बुलाया गया था। 180 जीवित सदस्यों में से 128 सदस्य उपस्थित थे। श्रीमान सह जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के देखरेख में यह निर्वाचन कराया गया, ये बैठक कराई गई। उपस्थित सभी सदस्यों में से प्रबंध समिति के पदाधिकारी और सदस्यों के लिए हर पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व होने की वजह से चर्चाओं में रहता है। पीलीभीत जिले में हालात ऐसे हैं कि बाघ को जंगल के बाहर टहलते देखा जा सकता है और अभी तक बाघ के हमले से कई किसान काल के मुंह में भी समा चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसानों का खेतों में काम करना मुश्किल हो रहा है। वहीं बाघ की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ का रेस्क्यू करने के इंतजाम किए गए और काफी मशक्कत करने के बाद बाघ का सकुशल रेस्क्यू किया गया। जंगल के बाहर टहलते पीलीभीत में बाघ को देखा गया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। लगातार इसकी वजह से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही थी। किसानों को खेतों में काम करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बाघ कई किसानों को घायल कर चुका है, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर क्षेत्र में बाघों के डर की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते थे। अब वन विभाग को पूरे मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ का रेस्क्यू किया है। सुरक्षित उसको अब लेकर
गई है वन विभाग की टीम, लेकिन यहाँ पर पीलीभीत की एक खबर है जहां पर लगातार बाघों की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। कई ग्रामीणों को बाघ ने घायल कर दिया था, कई की मौत भी हो चुकी है और इसकी वजह से क्षेत्र में लगातार डर का माहौल बना हुआ था। अक्सर इस तरह की खबरें पीलीभीत से सामने आती हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों की जान जोखिम में रहती है, कई बार घायल भी हुए हैं ग्रामीण। अब एक और मामला सामने आया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। थाना बीकेटी में तैनात आरशी फयाज खान द्वारा अपने निजी व्हाट्सएप पर मुख्तार अंसारी के समर्थन में स्टेटस लगाने के संबंध में पुलिस उपायुक्त का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से उसके समर्थकों के बीच नाराजगी है। कुछ उससे जुड़ी वीडियो शेयर कर रहे हैं तो कुछ उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने को लेकर यूपी पुलिस की चेतावनी के बाद भी कुछ अराजक माहौल खराब करने पर तुले हुए हैं। इसी बीच यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक स्टेटस लगाया था। फयाज खान द्वारा अपने निजी व्हाट्सएप मोबाइल पर मुख्तार अंसारी के समर्थन में स्टेटस लगाने का मामला सामने आया है। प्रस्तुत मामले के ऊपर एसएचओ बीकेटी द्वारा भेजा गया आख्या से स्पष्ट हो रहा है कांस्टेबल फयाज खान द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी एवं पुलिस अधिकारी दंड एवं अपील नियमावली 1991 का नियमों का उल्लंघन किया है। इनके सस्पेंशन हेतु परमिशन के लिए चुनाव आयोग को लेटर भेजा गया है। चुनाव आयोग द्वारा परमिशन देने पर प्रस्तुत आरक्षी को निलंबित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक हिंदू महिला के घर में घुसकर रेप करने का मामला सामने आया। पीड़िता का रेप उसके बेटे के सामने ही किया गया। इस मामले में आसिफ और मुस्तकीब के नामजद शिकायत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्तकीब पर बरेली जिले में ही साल 2022 में पाकिस्तान जिंदाबाद के गाने बजाने पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। ये घटना बरेली के थाना क्षेत्र भूता की बताई जा रही है। यहाँ पर रहने वाली एक पीड़िता ने 30 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि लगभग 8 से 9 माह पहले आरिफ और मुस्तकीम ने उसके घर में मिस्त्री के तौर पर प्लास्टर लगाने का काम किया था। तब से दोनों पीड़िता के घर आने जाने लगे थे। 29 मार्च की आधी रात उनके घर में आसिफ और मुस्तकीम घुस गए। इसमें से मुस्तकीम ने पीड़िता से बलात्कार किया। जब घर में मौजूद पीड़िता के बेटे ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी।